पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। मेरा थ्रोट थोड़ा सा सूख गया, एक्चुअली मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अपने मिशन को कंप्लीट कर लेने के बाद पांडा और उसका नेविगेटर पहुंचते हैं जरनाब के घर, क्योंकि जरनाब के फादर ने अभिनव को बुलाया है। जरनाब के फादर एक कर्नल हैं और पांडा के काम को और उसको वो बहुत सराहते हैं, पसंद करते हैं। अभिनव की हालत थोड़ी खस्ता है वहाँ जाने के लिए। वो पहुँच जाते हैं वहाँ मगर खाली हाथ। तो अपने साथी को दुविधा से निकालने के लिए कल्पना अपने कदमों को थोड़ा सा हल्का सा बाहर कर देती है। गीतिका वहाँ थोड़ा सा काम नेहा को देकर अपने किसी काम से बाहर चली जाती है। अगेन इन दोनों की एक अनचाही मुलाकात फिर हो जाती है। और मुलाकात हो और बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? और बातें ऐसी होती हैं इन दोनों में कि बात जो है वो कर्फ्यू तक पहुंच जाती है। कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती है। इनकी बातों से नहीं, वैली के हालातों से। और मुलाकात कुछ यूँ होती है कि गीतिका अपनी आंखों को फिर से कल्पना की बाहों में खोलती है और कल्पना अपनी बाहों को खोल देती है, जिससे गीतिका सीधा ज़मीन पर पड़ती है, सख्त ज़मीन पर। और ज़मीन कितनी सख्त है ये उसे एहसास हो जाता है जब उसकी बैक पर चोट लगती है। तभी इस छोटे से मार्ट में भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये बंद होने वाला है, ये क्लोज़ करने वाले हैं ये। तो बस यहीं तक था रिकैप। और क्या चाहते हैं आप? रिकैप में भी स्टोरी सुना दूँ? ना, उसके लिए आगे चलते हैं ना। अभी फ़ोन लगाइए ना, फ़ोन लगाकर पूछिए पांडा कहाँ रह गई हैं। बाहर मौसम देखिए बिगड़ना शुरू हो गया है। जरनाब ने अपनी बात कही और उसकी बात में वरीड होने का पूरा भाव था। हाँ मैं करता हूँ, ये कहकर फट से अभी ने फ़ोन उठा लिया। अरे बहादुर बच्चा है, शी कैन हैंडल इट। कर्नल साहब ने बहुत हक वाले तरीके से कल्पना पर अपना हक जताते हुए कहा और अपने पैर को अपने उल्टे पैर पर, सीधे पैर को अपने उल्टे पैर पर रखकर मोड़ दिया। हाँ अब्बा जानते हैं हम, फिर भी उनको पता होना चाहिए ना, या हमें पता होना चाहिए वो कहाँ है। जरनाब ने अपना भाव कॉपी करते हुए कहा और वो सोफे पर बैठ गई। आउट ऑफ नेटवर्क है शायद, नॉट रीचेबल। अभी ने ये कहते हुए इन दोनों की तरफ देखा। यही चीज़ कभी नहीं सुधरने वाली यहाँ की। जरनाब ये चिढ़क कर बोली और उसकी चिंता में बढ़ोतरी हो गई। डोंट वरी जरनाब, डोंट वरी। पांडा खुद कांटेक्ट कर देगी जैसे ही उसे नेटवर्क मिलेगा, डोंट वरी। अभी ने जरनाब को थोड़ा सा समझाया।
यहाँ इस एरिया में जितने भी लोग थे वो यहाँ से निकलने के लिए अपने अपने वाहन तलाश करने लगते हैं। जिनके खुद के वाहन हैं, जिनकी खुद की सवारी है, वो तो फट से उस पर बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, या तो वो किसी से हेल्प लेता है या फिर किसी से और किसी टैक्सी या ऑटो का वेट करता है। वैसे तो वैली में ज़्यादा इस तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, और उसके बाद ये ब्लास्ट होने के बाद और अब इस बेरहम मौसम के बाद अगेन इसके ऊपर कर्फ्यू लगने का जो ये न्यूज़ जारी हुआ है, उसके बाद कुछ ही लोग बाहर निकले हैं जिन्हें बहुत अर्जेंटली काम था। कल्पना ने अपने कदम मार्ट के बाहर किए, अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा आसमान को ताकता, वैसे ही बर्फ की हल्की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़कर अपनी स्पीड का एहसास दिलाने लगी। और अपने चेहरे पर बर्फ का एहसास पाकर कल्पना मुस्कुरा दी। वाह, आज तो उफान पर हैं आप। और उस एहसास को फील करते हुए कल्पना ने ये आनंद लेते हुए कहा, और अपनी गर्दन को सीधा अपनी मर्सी पर किया और कदमों को भी अपनी मर्जी की तरफ किया। डोर ओपन करके इस बोतल को उसने पीछे वाली सीट पर बड़े ही आराम से रखा और अपने आप को ड्राइविंग सीट पर विराजमान करने की कोशिश में उसने ड्राइविंग सीट का डोर ओपन किया। बैठते ही वो बैठ ही जाती, मगर उसकी नज़रें एक जगह हटकर अटक गई। गीतिका अपने हाथों को बैग में बिजी किए हुए है, आँखों को सर्चिंग मोड पर उसने डाला हुआ है। अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट को वो बैग सहित बार बार टेढ़ा कर रही है वक्त देखने के लिए, और उसके बालों में ये बर्फ़ की बूंदें अटक अटक सी जा रही हैं और उन्हें हटाने के लिए उसे बार बार अपनी जुल्फ़ों को झटकना पड़ रहा है। और कल्पना ये दृश्य अपने चश्मे के पीछे से बाखूबी देख रही है, और कल्पना उसे निहारते वक्त अपनी गर्दन को नाम में हिलाती है और उसके बाद वो अपनी नज़रें इधर उधर करके कुछ जांचती है, फिर अपने कदमों को गीतिका की तरफ कर देती है। रास्ते को घूरने से कोई टैक्सी या ऑटो आकर आपके सामने रुक नहीं जाएगा। चलिए गाड़ी में बैठिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। कल्पना अपने अंदाज में नज़र आई, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी सी गिरावट थी, वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट थी। कल्पना अपनी नज़रों को फिर से एक बार अपनी बात कहते हुए दोबारा से चारों तरफ देखने लगती है। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी या फिर किसी की भी। कल्पना के चारों तरफ घूमते हुए चेहरे को देखकर गीतिका ने चिढ़ते हुए कहा, अरे रे 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 रे, मालूम है भाई, मालूम है। और अच्छी बात यह है कि इस ब्रेन में, मतलब ये जो कटोरा रखा हुआ है आपके सर पर, ब्रेन में जिसमें ब्रेन ही नहीं है, ये बात तो है। मगर अभी के लिए चुपचाप से चलिए, गाड़ी में बैठिए। कल्पना ये कहती ही है कि इसके सामने जवानों की वैन धीरे धीरे स्लोली चलते चलते इस तरफ आती दिखाई देती है। गीतिका को आर्ग्यू करने के लिए अपने अल्फाज निकाले उससे पहले ही, अगर लाठियाँ खाने का मन है, शौक़ है, तो आप यहाँ रुक सकती हैं। हाँ, और कल्पना अपना रुख कार की तरफ कर लेती है, ये कहकर नहीं 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 नहीं। गीतिका की इस बात पर, इस बोल पर कल्पना अपना रुख पीछे मोड़ती है। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लाठियाँ लड़ने खाने का कोई शौक़ नहीं। चलिए जल्दी चलिए, अक्सर कल्पना कहती है, मगर गीतिका यहाँ उसकी वर्ड्स को कॉपी करती है। गीतिका अपनी बात कहते कहते ही कार की तरफ फट से बढ़ जाती है आगे की तरफ। अजीब प्राणी है ये औरत, कल्पना ये कहकर अपनी गर्दन नाम में हिलाती है और वो भी कार की तरफ बढ़ जाती है। गीतिका के दोनों हाथ बैग से व्यस्त हैं, तो उससे पहले वो उन्हीं व्यस्त हाथों से उसकी वाइट मर्सी का डोर ओपन करे, इससे पहले ही कल्पना आगे बढ़ जाती है। रुकिए, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खरोच वरोच मत मार दीजिएगा मेरी मर्सी को अपने इन बैग से। क्या लेकर आई हैं फिर में? हाँ, ये कहते हुए कल्पना गीतिका के लिए कार का डोर ओपन करती है
और गीतिका अंदर बैठ जाती है, घुस जाती है फटाफट से, लेकिन उसके जो बैग्स हैं वो डोर में अटक जाते हैं। अरे रे, कहा ना धीरे आराम से, अरे भाई एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए इस पर। कल्पना ये गीतिका से कह के ऑर्डर देते हुए उसके बैग्स उसके हाथ से छीनने लगती। क्यों आप मेरे बैग्स? अरे मैं आपके बैग्स अपने घर थोड़ी लेके जाऊंगी, दीजिए इन्हें मुझे। वो गीतिका अपने हाथ की जो पकड़ है, डोर है, अरे बैग्स में डोर होती है ना यार तो वो ढीली कर देती है और वो बैग सब कल्पना के हाथ में आ जाते हैं। कल्पना पीछे वाले डोर को खोलती है और उस बैक सीट पर पूरे बैग जो है वो रख देती है और वापस आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव करने लगती है। जब कार स्टार्ट हो जाती है तो गीतिका को हल्की सी ठंड लगने लगती है। ठंड तो बहुत है लेकिन उसे एहसास अब स्लोली हो रहा है। वो अपने दोनों बाजुओं को रगड़ने लगती है, इस तरीके की आवाज़ निकालने लगती है और उसके बाजुओं का रगड़ना कल्पना बखूबी नोट करती है। अपनी स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड करते हुए कहती है, क्या हुआ ब्रेनलेस, ठंड लग रही है? गीतिका सिर्फ अपनी नज़रों से कल्पना को देखती है। क्यों, सुबह तो तुम घर से हीरोइन बनकर निकली थी। अब घर वाली बात सुनकर गीतिका की आंखें जो हैं वो उसकी जो भवें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ये घर से मैं निकली थी, इसे कैसे पता? आप क्या मुझ पर नज़र रख रही थी सुबह जब मैं घर से निकली? ना ब्रेनलेस, तुम्हें क्या लगता है तुम नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जो तुम पर नज़र रखी जाए? जिस हिसाब से तुम यहाँ बैठी हो तो इसी हिसाब से घर से निकली होगी ना, या फिर कुछ और पहना था सुबह और अभी कुछ और? हाँ, ये कहते हुए कल्पना अपनी आंखें बड़ी करती है और अपनी गर्दन को गोलाई में घुमाकर सड़क पर रखती है। सड़क पर देखती है कि बहुत जिस तरीके की वैन अभी इन लोगों ने देखी उसी तरीके की वैन्स यहाँ है। जगह जगह नाकाबंदी की तैयारी कर रहे हैं। बर्फ़ का गिरना बहुत तेज़ हो गया है। ओह माय गॉड, कितनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है। कल्पना ने हल्का सा जो अपना कार का विंडो है उसकी जो उसका जो शीशा है वो हल्का सा खुला छोड़ा हुआ था, वो उसे क्लोज़ कर देती है और गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड देती है। कल्पना को गाड़ी चलाते ख्याल आता है, यार टाइम काफ़ी हो गया मुझे। ओह माय गॉड, अभी जरनाब वहाँ वेट कर रहे होंगे। तभी वो सामने रखा मोबाइल अपने लेफ़्ट हाथ में पकड़ती है जिसमें नेटवर्क नहीं है। जैसे जैसे वो गाड़ी चला रही है बीच में नेटवर्क आ रहा है फिर गायब हो जा रहा है। तो उसने ये चीज़ नोट की और जहाँ नेटवर्क आया उसने वहाँ कार को रोक दिया। गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? गीतिका ने उससे पूछा। चुप रहिए, थोड़ी देर चुप रहिए, ये कहकर अपनी इंडेक्स फिंगर से ऑर्डर दिया कल्पना ने गीतिका को और अपने फ़ोन में नंबर डायल किया अभी का। और यहाँ नेटवर्क है तो फट से रिंग हो जाती है। हेलो पांडा, तू कहाँ है? मैं तुझे कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तू कहाँ है? अरे सांस तो लो अभी, सांस तो ले यार, मैं फंस गई हूँ यहाँ। ये कहते हुए कल्पना ने अपनी आँख को गीतिका पर रखा। गीतिका उसकी बात से चिढ़ गई और उसने अपनी भवें सिकोड़ ली। मेरा मतलब यहाँ यार, मैं यहाँ गिफ्ट लेने आई थी। तो यहाँ कल्पना ने वाइन बोतल का नाम नहीं लिया। मैं गिफ्ट लेने आई थी बट यहाँ कर्फ्यू लगने के ऑर्डर्स आ गए हैं एंड द सोल्जर्स आर हियर। और जिस तरह तू बाहर देख रहा है बर्फ़बारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रास्ते मुझे ब्लॉक मिलेंगे। तो डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रखूँगी अपने आप को। थैंक गॉड। हाँ वो तो मुझे मालूम है कि तू ठीक रखेगी अपने आप को। तू अकेले है? हाँ मैं अकेले ही हूँ। फिर से कल्पना ने अपनी आँखों को गीतिका पर किया और अभी की बात का जवाब दिया। अभी ने फ़ोन कान पर लगाए जरनाब को देखा और इशारे में उससे शांत रहने के लिए कहा, कूल डाउन होने के लिए कहा कि हाँ पांडा ठीक है, ओके अभी ये देख सिग्नल प्रॉपर नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ठीक है। हाँ ठीक है। ये कहकर कल्पना ने फ़ोन कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आपका क्या मतलब कि फंस गई हूँ मैं? आपने मेरी तरफ क्यों देखा वो कह के? गीतिका ने बड़े मुंह बनाकर कल्पना से पूछा। कल्पना ने एक लंबी सांस ली।
अरे ब्रेनलेस औरत, मैंने सिर्फ आपको देखा, लेकिन फंसने वाली बात तो इस सिचुएशन के लिए है ना, इतना तो समझिए। अब मैं भी किससे उम्मीद कर रही हूँ समझने की। एनीवेज, और उसने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया। इतने में जैसा कि उसकी चिंता थी कि रास्ते ब्लॉक मिलेंगे, इसे पीसीआर होता है जगह जगह नाकाबंदी जो लगाई गई थी, वहाँ पे जो भी कांस्टेबल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो भी, वो आकर इसकी कार को रोक देते हैं। व्हाट हैपेंड ऑफिसर? मैम, आगे ब्लॉकेज है, बर्फ़बारी हुई है, रास्ता बंद कर दिया गया है, तो आप आगे नहीं जा सकती, आपको यहीं गाड़ी रोकनी पड़ेगी। माय गॉड, क्या कह रहे हो ऑफिसर? कल्पना ने खिड़की की तरफ अपनी गर्दन झुका दी। यस मैम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इसमें आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो कुदरती है। हाँ जी, ये कुदरती है, लेकिन कर्फ्यू तो कुदरती नहीं है ना मैम। उस ऑफिसर ने बड़ी स्माइल करते हुए कल्पना से बात की, और ये दृश्य जो है वो गीतिका देख रही है। ये सही है, इनसे सभी लोग जो है अपनी बत्ती से दिखाकर बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनसे बात करते हुए अपनी स्माइल ना दे। ओके ऑफिसर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ये कहकर कल्पना ने वापस से अपनी विंडो कार का शीशा ऊपर कर दिया। अब क्या करें? और ये कहते हुए गर्दन गीतिका की तरफ झुका दी और अपनी नज़र भी उस पर कर दी। गीतिका उसे ही देख रही थी। मैं किससे पूछ रही हूँ? कल्पना ने अपने शब्दों को बहुत स्लो रखा। क्या करें ये कहते हुए कल्पना ने अपने सीधे हाथ से अपनी गर्दन को सहलाया। गाड़ी मुझे ऐसी जगह ले जानी होगी जहाँ कोई नहीं। ये गीतिका ने सुन लिया। जहाँ कोई नहीं का क्या मतलब है आपका? वो थोड़ा सा कांपने लगी। उसे सर्दी का और एहसास होने लगा। चुप बैठिए। कल्पना ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी कार का यू टर्न लिया और वो पीछे रास्ता उसने बदल दिया। अब वो बैक साइड आने लगी। कहाँ जाऊँ? और वो अपनी कार को बहुत स्लो चलाने लगी। यहाँ कोई कॉटेज होगा, ये कहते हुए धीरे कहते हुए उसने अपनी स्टीयरिंग को घुमाया और अपनी कार को राइट साइड पर मोड़ दिया, जहाँ एक छोटा सा कॉटेज है। शायद कल्पना इस कॉटेज को जानती है। उसने जब कार को घुमाया तो उसके दिमाग ने, ब्रेन सेल्स ने उसे मैसेज दिया कि जो बगल में इंसान बैठा है वो चुप क्यों है। उसने अपनी गर्दन को घुमाई अपने लेफ़्ट साइड पर और देखा तो गीतिका अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बाजुओं को रगड़ रही थी। उसे ठंड लग रही थी। उसके लब हल्के कांपना शुरू कर चुके थे। सुबह तो बहुत हीरोइन बना जा रहा था। नहीं, इस कॉटेज में तो सब हो गई। ओके, क्या हुआ मिस जर्नलिस्ट? ठंड लग रही है? बैक सीट पर घूमिए, नज़रें घुमाइए अपनी, देखिए जैकेट होगी, कम ऑन पहन लीजिए उसे। कल्पना ने गीतिका से बहुत सॉफ्ट कहा। गीतिका ने अपने बाजुओं को सहलाते हुए कल्पना की तरफ देखा, फिर पीछे देखा तो हाँ, एक लेदर जैकेट है। उसने जैकेट को हल्के से उठाया और अपने आप को उससे कवर करने लगी। उसने पहना नहीं, उसे अपने आप पर ओढ़ लिया और उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला। जब रिलीफ मिला थोड़ा सा तो उसके लब खुले। हम कहाँ जा रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर? उसने अपने बाजुओं को सहलाते हुए कल्पना से पूछा। कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, या रात आपको कार में गुजारनी है? रात गुजारनी है? मतलब मुझे आपके साथ रात नहीं गुजारनी। गीतिका ने सीधा कह दिया। रिलैक्स रहिए, आपकी इज्जत पर कोई ख़तरा नहीं है। अब रात गुजारनी है तो गुजारनी है ना। ज़रा मेरा सोचिए कि मेरा क्या हाल होगा। अब आगे नहीं जा सकते हम, रास्ते ब्लॉक हैं। आपने सुना नहीं ऑफिसर ने क्या कहा था? तो कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा ना। ये कहते हुए कल्पना ने कार को कॉटेज के आगे रोक दिया। उस छोटे से कॉटेज का, मगर अच्छे से कॉटेज का जो दरबान था वो कल्पना को पहचानता था। जैसे ही कल्पना कार से निकली वो कल्पना के पास आकर एक सल्यूट देकर कहते हैं, अरे मैडम आप वेलकम। अरे
सिंह साहब आप यहाँ कैसे? जब कल्पना ने सिंह साहब कहा तो गीतिका का दिमाग फट से एक चटकन हो गई उसके दिमाग में। सिंह? ये मिस्टर सिंह तो नहीं? उसने कार में से ही अपनी गर्दन को झुकाकर खिड़की के बाहर किया। नहीं, ये मिस्टर सिंह नहीं है। मैं ठीक हूँ मैडम, आप यहाँ कैसे? क्या करें सिंह साहब, रास्ते ने हमें आगे जाने नहीं दिया, ब्लॉक करके बैठ गई है बर्फ़। साहिबा अब क्या करें, लगता है आपसे मिलना लिखा था आज, इसीलिए हम यहाँ आ गए हैं। तो ज़रा रात गुजारनी है हमें, ठहरना है रात को। एक अच्छी सी मुकम्मल सी कम्फी सी जगह बताइए, मतलब एक रूम दिखाइए। हाँ हाँ मैडम, जल्दी आइए आइए, क्यों नहीं। उस दरबान ने अपने हाथ से सीधे हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। कल्पना पीछे मुड़ी। हाँ मैडम, आपको गाड़ी में ही रहना है, नहीं जाना अंदर? चल। तो गीतिका ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। जाना है। फिर से वो कांपी। तो चलिए उतरिए, या मैं आपको उतारूं उठाकर? नहीं, मैं उतर सकती हूँ। हाँ हाँ, उतरिए। कल्पना ने यहाँ गीतिका के शब्दों को कॉपी किया। कल्पना ने गाड़ी को लॉक कर दिया। मेरे बैग्स? आपके बैग्स कहीं नहीं जाएंगे, तो रिलैक्स रहिए, चलिए। गाड़ी को लॉक करके वो चाबी दरबान को दे दी। कल्पना ने इन्हें ज़रा सेफ जगह रख दीजिएगा। यहाँ कल्पना ने कार के लिए रिक्वेस्ट की दरबान से। अजीब औरत है, कार पे इतना मरती है, यहाँ इंसान कहाँ पे है वो नहीं दिख रहा। गीतिका ने अपने ही होठों में बुदबुदाया। नहीं मैडम, मैं गाड़ी को रख दूंगा, आप चलिए। कल्पना ये कहते हुए आगे आ गई। जब कल्पना रिसेप्शन पर आई तो रिसेप्शन पर उसको सब जानते थे, सबने इसे सलाम किया, इससे दुआएं ली। और इनका मैनेजर, इस कॉटेज का एक छोटा सा मैनेजर आया। अरे मैडम आप? हाँ हाँ मैं। कैसे हैं आप सभी? सबने कल्पना की बात का जवाब दिया। कल्पना से बात की और गीतिका खड़े खड़े कांप रही थी। कल्पना ने अपनी जैकेट पहनी हुई थी, अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में रखा हुआ था, अपनी गर्दन ऊंची की हुई थी और वो सीधा खड़ी थी और इन सभी से बात कर रही थी। तभी मैनेजर ने एक चाबी दी कल्पना को। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं इतना आप लोगों ने इतनी जल्दी में किया, एक छोटे से नोट पे मेरे लिए कमरा रेडी करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी मैडम, अगर कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ सिर्फ एक कॉल कीजिएगा। हाँ हाँ मैं खुद आ जाऊँगी, उसके लिए कॉल की भी ज़रूरत नहीं होगी। बाकी थैंक यू। ये किसी से इतना हंस के भी बात कर सकती हैं क्या? सारी रूडनेस मुझ पे नहीं निकलती है। कल्पना गीतिका फिर से कांपते हुए अपने ही शब्दों में बड़बड़ाई अपने ही अंदर। कल्पना ने चाबी लेकर अपने कदम बढ़ा दिए। इनका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है। कल्पना जैसे ही 4 कदम आगे गई, उसने अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से मोड़ते हुए पीछे किया। चलिए, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। नहीं। गीतिका फिर से कल्पना के पीछे हो गई और ये दोनों उस रूम पर पहुंचे। जल्दी खोलिए ना दरवाज़ा। कल्पना ने कीज लगाई ही थी डोर में। अरे रुक जाइए, तोड़ दूँ दरवाज़ा, रुक जाइए। इतनी ठंड लग रही थी तो अपने आप को कवर करके आना चाहिए था ना। नहीं, कवर तो करना नहीं है अपने आप को। कल्पना ये कहते हुए दरवाज़ा खोल देती। चलिए घुसिए अंदर। जैसे ही गीतिका अंदर जाती है उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कमरा गर्म है। बैठिए, इधर बैठिए। कितनी ठंड लग रही है आपको? हाँ, कल्पना ने गीतिका को बेड पर बैठने का आदेश दिया। गीतिका कल्पना की आवाज़ पर चुपचाप से उस कमरे के बेड पर बैठ गई। फट से कल्पना ने ब्लैंकेट को, जो बहुत अच्छे सलीके से वहाँ सजा कर रखा हुआ था, उसे बिगाड़ा और गीतिका पर उड़ा दिया। गीतिका को बहुत अच्छे से कवर किया। गीतिका उस ब्लैंकेट में भी कांपने लगी। जो एकदम से ठंडे और गर्म का जो प्रभाव पड़ता है बॉडी पर, तो थोड़ा सा एक पॉइंट पर आकर बहुत बाउंस मारता है। तो बस अभी गीतिका की बॉडी कुछ ऐसा ही रिएक्ट कर रही है। वो बहुत तेज कांपना शुरू कर चुकी है। उसे कांपता देख कल्पना के लिए आम बात है कि उसने ट्रेनिंग्स में भी ये चीज़ें ली होंगी। वो फट से गीतिका के हाथ जो उसने ब्लैंकेट में छुपा लिए थे उन्हें बाहर निकालती है।
कल्पना उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों से सहलाने लगती है। क्या हुआ है आपको, क्यों इतना, हाँ आप तो गर्म रहती हैं, वैल्कानो रहती हैं आप तो, क्या हुआ, इधर देखिए इधर देखिए। गीतिका उसकी हथेलियों को सहलाते सहलाते उसके भाव को, उसके सेंटर ऑफ द पॉइंट को भटकाना चाहती है। ब्रेन के जो सेल्स उसे बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि तुझे ठंड लग रही है, तुझे ठंड लग रही है, वो उसे डाइवर्ट करना चाहती है। इसीलिए कल्पना से ऐसी बातें करना शुरू। चाय पियेंगे आप, चाय पियेंगी, चाय मंगवा दूँ, लाइए दूसरा हाथ दीजिए। टाइम वेस्ट क्यों करती हैं आप, कितना टाइम वेस्ट करती हैं, हाँ। कल्पना ये उसकी हथेलियों को सहलाते हुए उसके होठों को देख रही है। उसके होठों को देखते देखते वो बात कर रही है, लेकिन उसके होंठ कांपने में इतने बिजी हैं कि बोलना ही नहीं चाहते। एक सेकंड रुकिए, अपने हाथों को पकड़िए, हाँ इसमें दबाइए। वो फटाफट से वो होटल में रखा हुआ रिसीवर अपने कान पर लगाती है और कहती है प्लीज़ 2 गरम गरम चाय भिजवाइएगा रूम में, मैं कल्पना बात कर रही हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फटाफट से एक वैली में हर जगह आपको बॉन फायर एक होता है ना रूम में, आई डोंट नो उसे क्या, जो लकड़ियों से जलता है। कल्पना ने उस पर अपनी नज़र की, वो जल नहीं रहा था, वो बंद था। कल्पना ने फटाफट से लकड़ियों को उस पर सरियाया और फटाफट से उसमें माचिस जलाकर आग लगाई, ताकि वो हीटर रूम ही कैसे, रूम हीटर ही कह सकते हैं उसे, रूम हीटर को ऑन कर दिया उसने, घरेलू वाले गांव वाले रूम हीटर को, और लकड़ियां जलने लगी। धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ेंगी। जो हल्की सी लौ है, वो लौ बढ़ने में लकड़ियों को टाइम लगेगा। उसे उस लकड़ियों में आग लगाकर कल्पना ने अपनी नज़रों को, अपनी गर्दन को फट से गीतिका पर मोड़ा। गीतिका कांप रही थी, उसकी कंपन में कमी ही नहीं हो रही थी। क्या करूं मैं इनका, ये इतना क्यों कांप रही हैं। कल्पना ये कहते हुए गीतिका के पास गई। क्या हो गया आपको, हाँ, मुझे नहीं मालूम। अपने कांपते हुए लबों को इस बार गीतिका ने ऑर्डर दिया बोलने का। ओके ओके, मत बोलिए मत बोलिए, अच्छी लगती हैं आप, चुप। जब ये कल्पना की बात सुनी गीतिका ने, उसने इस हाल में भी अपनी भौं को सिकोड़ लिया और उसे घूर के देखा। ये आदत जाएगी नहीं आपकी, चलिए ये जूते उतारिए। ये कहकर कल्पना गीतिका के नीज की तरफ झुक गई, बैठ गई और उसने उसके जूतों को हाथ लगा दिया। गीतिका ने अपने जूते पीछे कर लिए। क्या हुआ है अब आपको, इसमें भी आर्ग्यूमेंट करनी है, दीजिए इधर पैर। नहीं, अरे बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट करना है। मैंने कहा ना इधर पैर दीजिए, कि मैंने जोर लगाया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। नहीं, अब मेरे जूतों को हाथ मत लगाइए। जब कल्पना ने गीतिका की ये बात सुनी तो उसकी आंखें उसकी आंखों पर ठहर गईं और उसके लब उसके मुंह में ही जम गए। थोड़ी देर पॉज लेने के बाद उसने कहा, कुछ नहीं होता ऐसा, दीजिए पैर। ये कहते हुए कल्पना के शब्दों में कुछ अलग भाव था, शायद ऐसा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। गीतिका ने फिर भी उसको अपने पैर नहीं दिए। मैं खुद उतार लूँगी अपने शूज़ जब तक आप करेंगी तब तक मैं उतार भी चुकी होंगी। देखिए मैंने आपका एक पैर का शूज़ जो है उतार भी दिया। जब कल्पना की बात सुनी गीतिका ने तो फट से अपनी नज़र नीचे की तो देखा सच में कल्पना ने उसका राइट साइड का शूज़ उतार दिया था। जब तक वो राइट पैर को निहारती, कल्पना ने उसका लेफ़्ट शूज़ भी उतार दिया, उसके सॉक्स उतार दिए और उन्हीं पैरों को वो अपनी हथेलियों से रगड़ने लगी। इतने में दरवाजे पर नॉक हो गई। कौन है? मैम चाय। अरे हाँ, आ जाइए, रखिए यहाँ रखिए। ये कहते हुए कल्पना अपने पैरों को सीधा करते हुए, अपने आप को सीधा करते हुए खड़ी हो गई। चाय की ट्रे को लेकर उसने टेबल पर रख दिया और वो जो चाय देने आया था वो इससे थैंक यू कहकर वापस चला गया। फटाफट से कल्पना ने चाय को निकाला और गरम गरम कप को गीतिका के हाथ में पकड़ाया। गीतिका बिल्कुल बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी।
ब्लैंकेट में थी वो पूरी की पूरी ढकी हुई, और सिर्फ उसकी 2 हथेलियाँ बाहर थीं और उन हथेलियों में गर्मा गर्म चाय का कप। हाय, क्या सीन है बॉस। चलिए जल्दी सिप लीजिए। क्या मुंह क्या ताक रहे हैं आप, सिप लीजिए गरम गरम। गीतिका ने फिर से ऑर्डर दिया, सॉरी कल्पना ने फिर से ऑर्डर दिया गीतिका को। हाँ लेती हूँ। गीतिका ने ये कहकर अपने लबों पे चाय का कप लगाया। जैसे ही उसने अपने लबों पे चाय का कप लगाया वैसे ही हटा दिया। अब क्या हुआ? मेरे होंठ जल गए, मैं गर्म चाय नहीं पीती। हे भगवान, ठंड से कांप रहे होंठ, वो चाय से जल गए। औरत। ठीक है, कप को हाथ में पकड़िए। ये कहते हुए कल्पना ने अपना कप उठाया और सामने बॉन फायर जो लगा कर आई थी उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने चली गई। फिर पीछे मुड़ी तो गीतिका को देखा। गीतिका के बाल उसकी राइट साइड पर अटक रहे थे। वो अपने बालों को हटाना चाह रही थी, लेकिन चाय का कप छोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा था। कल्पना ने उसे देखकर अपनी गर्दन को ना में हिलाया। हर चीज़ मेल खाती है, हर चीज़। ये कहते हुए कल्पना ने अपने कदमों को गीतिका की तरफ कर दिया और गीतिका के सामने जाकर अपने उल्टे हाथ की इंडेक्स फिंगर से उन बालों को गीतिका के कानों के पीछे लगाने की कोशिश करने लगी। कारगर साबित हुई कोशिश और वो बाल पीछे लग गए। जब उसकी उंगलियां गीतिका के कानों में टच हुई तो गीतिका ने उसके हाथ को रोकना चाहा। गीतिका के कान ने उसके हाथ को रोकना चाहा और इस भाव को कल्पना बखूबी समझ गई। उसने अपना हाथ उसके कान से निकाला ही नहीं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एक हाथ में चाय का कप है, एक हाथ कल्पना का गीतिका के कान पर और आँख गीतिका की आँख में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगी अगले भाग में। तब तक के लिए दुआ करते रहिए। आप मेरी ये स्टोरी स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। और बस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बुरे और झूठे लोगों से दूर रहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।